जय जोहार दोस्तों। तो हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में पारिस्थितिकी के बारे में देखे थे, जो उसका परिभाषा देखे थे, हम लोग इकोलॉजी का डिफिनेशन देखे थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पारिस्थितिकी के उपकरण के बारे में देखेंगे। तो हम पिछले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर यही वीडियो है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग पारिस्थितिकी के उपखंड के बारे में देखेंगे। पारिस्थितिकी के उपखंड यानी कि सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो हम लोग अभी सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बायोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिकी को निम्नलिखित दो शाखाओं में बांटा गया है, यानी कि टू पार्ट्स में बांटा गया है। तो पहला है हम लोग का पादप पारिस्थितिकी यानी कि प्लांट इकोलॉजी, और दूसरा है जंतु पारिस्थितिकी यानी कि एनिमल इकोलॉजी। तो चलिए हम लोग इसको अलग अलग रूप में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है हम लोग का प्लांट इकोलॉजी यानी कि पादप पारिस्थितिकी। तो चलिए हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। इसके अंतर्गत पादपों एवं उनके चारों ओर उपस्थित वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दोस्तों, पादपों अर्थात पेड़ पौधों और उनके चारों ओर उपस्थित वातावरण, जैसे पृथ्वी में जितना भी पेड़ पौधे हैं उनके चारों ओर जो वातावरण मौजूद है, उनके बीच जो अंतर संबंध है उनके बारे में अध्ययन करना को ही हम लोग प्लांट इकोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए दूसरा है हम लोग एनिमल इकोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो इसके अंतर्गत है दोस्तों, इसके अंतर्गत जंतुओं एवं उनके चारों ओर उपस्थित वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो एनिमल इकोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों, जंतुओं और उनके चारों ओर के वातावरण के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो आई होप दोस्तों इस चीज़ को आप लोग बेहतर समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं पारिस्थितिकी के क्षेत्र का अध्ययन। तो इकोलॉजी क्षेत्र का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जाता है। तो चलिए इसका परिस्थिति का अलग अलग क्षेत्र क्या है उसको देखते हैं। पहला है वर्गीकरणात्मक क्षेत्र, दूसरा है जैविक क्षेत्र, तीसरा है भौतिक और रासायनिक क्षेत्र, चौथा है भौगोलिक क्षेत्र, और पांचवा है जनसंख्या गतिकी क्षेत्र, और छठवां है मानव पारिस्थितिकी। तो हम लोग चलिए आगे इस चीज़ को अलग अलग देखते हैं। तो पहला है वर्गीकरणात्मक क्षेत्र, क्लासिफिकेटरी स्कोप। तो जीवों का नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है। जो वर्गीकरणात्मक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों जीवों का नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है। अतः वर्गीकरण को टेक्सोनोमी इकोलॉजी के अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो नामकरण और वर्गीकरण जिसके अंतर्गत किया जाता है उस विज्ञान को टेक्सोनोमी इकोलॉजी कहा जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा है जैविक क्षेत्र, बायोलॉजिकल स्कोप। तो इसको विभिन्न प्रकार के अलग अलग समुदायों में जैविक कारकों का अध्ययन भी इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो जैविक कारकों का अध्ययन जो है विभिन्न समुदायों के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो चलिए तीसरा है भौतिक और रासायनिक क्षेत्र। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण के अनेक भौतिक एवं रासायनिक कारक हैं, जैसे तापक्रम, टेम्परेचर, प्रकाश, लाइट, आर्द्रता, मॉइस्चर, पीएच वैल्यू, पानी, स्थल आते हैं।
एवं भूमि में उपस्थित नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, सिलिकॉन, लौह इत्यादि का अध्ययन अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे भौतिक और रासायनिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथा टॉपिक पर, भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जियोग्राफिकल स्कोप। तो वैज्ञानिक अलेक्जेंडर बोर्न ने प्राणियों के वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विश्वव्यापी वितरण के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किए हैं। इसके अंतर्गत इसके बाद जो है भौगोलिक परिस्थितिकी का ज्ञात हुआ। सन 1924 में इकोलॉजिकल एनिमल जियोग्राफी का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। तो भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है दोस्तों? विश्वव्यापी वितरण। ठीक, तो चलिए अभी पांचवा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जनसंख्या गतिकी क्षेत्र, पॉपुलेशन डायनेमिक्स स्कोप। ठीक, तो इकोलॉजी की इस महत्वपूर्ण इकोलॉजी की इस महत्वपूर्ण क्रिया का प्रारंभ मत्सल द्वारा हुआ, जिन्होंने 1798 ईस्वी में यह निर्देश किया था कि उपलब्ध भोजन जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के लिए प्रभावित करता है। इंडित वार्ता एवं वर्ष 1954 ईस्वी में जनसंख्या के आकार के निर्धारण के लिए क्लाइमेट यानी जलवायु एवं अन्य कारकों पर जोर दिया। तो चलिए पांचवा है हम लोग का मानव पारिस्थितिकी क्षेत्र, ह्यूमन इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की ये शाखा मानव के पर्यावरण से संबंधित है, जिसके अंतर्गत मानव द्वारा जीवमंडल पर पड़ने वाले प्रभावों तथा उनके प्रभावों का मानव पर पड़ने वाले निहितार्थी का अध्ययन किया जाता है। अर्थात पर्यावरण और मानव के एक दूसरे के प्रति जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का पारिस्थितिकी का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। तो हम लोग के लिए इकोलॉजी किस रूप में उपयोगी है तो उसको देखते हैं। तो पहला है पर्यावरण प्रदूषण, जो आज की सबसे भयावह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इकोलॉजी के द्वारा सुलझाई जा सकती है। अर्थात पारिस्थितिकी हमारे लिए पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में हमारी मदद करता है। तो अगला पॉइंट है, इकोलॉजी में कृषि के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे फसल चक्रीकरण, खरपतवार नियंत्रण, कीट नियंत्रण, मत्स्य विज्ञान इत्यादि के संरक्षण में इकोलॉजी का योगदान रहा है। तो तीसरा है, इकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो विज्ञान के हर क्षेत्र में जुड़े मनुष्यों को एक साथ बैठकर विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करता है। ठीक, तो चलिए अगला है हम लोगों का इकोलॉजी का निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। तो इसका निष्कर्ष है, अतः यह स्पष्ट करता है कि इकोलॉजी जीव विज्ञान की अन्य शाखाओं से भिन्न विज्ञान है। जीव विज्ञान जो है, इकोलॉजी जीव विज्ञान जो है वो अन्य शाखाओं से बहुत भिन्न है। इकोलॉजी समुदाय तथा पारिस्थितिकी तंत्रों का विज्ञान है। इकोलॉजी जो है वो समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्रों का विज्ञान है। तो इकोलॉजी का अध्ययन मानव समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। इकोलॉजी का अध्ययन जो है मानव समाज के लिए अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि मानव को इस इकोलॉजी सिस्टम यानी कि इस पारिस्थितिकी तंत्र में, पर्यावरण में रहना होगा, तो उसके प्राकृतिक गुणधर्मों को समझना अति आवश्यक है। तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए इकोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आई होप आप लोग इकोलॉजी को पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
है।